हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेंद्र। टुडेज टॉपिक इज रियल नंबर और रियल नंबर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। 1.2 के इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं वो सबसे पहली टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देखने से पहले उसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं, उन वर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड थ्योरम में यूज होता है वो है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर एक से बड़े ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो, यानी एक से बड़े ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फिर दूसरा जो इसमें आता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ प्राइम। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं, यानी एक से बड़े ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं। यानी एक से बड़े ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर लिख लेते हैं, यानी एक से बड़ा मतलब 2 होगा, 2 खुद की टेबल में आता है, 3 भी खुद की टेबल में आता है, 5 भी खुद की टेबल में आता है, 7, इसके बाद 11, 13 ... अब प्राइम नंबर के बाद जो नंबर बचे हुए हैं वो सारे नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ 2, 3 के बाद बचा होगा 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9, 10, फिर 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 15, 16 ... यानी ये नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। और फिर उस थ्योरम में एक वर्ड यूज हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब हमने क्या किया, एक नंबर लिया 140 और इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जो फैक्टर आया वो 2 × 5 × 7। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, यहाँ लिख लेते हैं, फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। अगर ये फैक्टर प्राइम नंबर हैं तो इस फैक्टर को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर ये फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर हैं तो ये फैक्टर कहलाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम आते हैं अपने थ्योरम पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करें। यानी मतलब ये हुआ कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं और उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सभी का यूनिक होगा अगर हम ऑर्डर को क्या करें? इग्नोर करें। तो जैसे हम एक नंबर लेते हैं 225, ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3
5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 25 आएगा, 5 से डिवाइड हुआ 5 आएगा, 5 से डिवाइड हुआ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक काम करें, एक क्लास के 10 बच्चों को हम ये फैक्टर करने के लिए दें, तो ये फैक्टर सभी बच्चों का सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि नंबर तो वही होंगे। अगर हम ऑर्डर सभी का सेम कर दें, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी के आंसर को लिखने के लिए कहें, तो क्या होगा? सभी का आंसर सेम आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स भी यही कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करें। तो ये कहता है जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा इफ वी इग्नोर ऑर्डर। ठीक है, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करें तो क्या होगा? सभी का सेम आएगा। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये पिछली क्लासों में आप लोग कर चुके हैं। तो यहाँ एक हम एग्जांपल से इसे समझेंगे। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 25 है और एक 35 है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर है। अब इनका हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 5 × 7। ठीक है, तो एलसीएम होता है एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? हम नंबर को फैक्टराइज करते हैं और उसमें जो कॉमन टर्म होते हैं वो वही होता है, उसी का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है? 5 है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। और जो कॉमन के साथ बचे हुए टर्म है उनको प्रोडक्ट में लिखना कहलाता है एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है उसको भी क्या लिख लेंगे? उसी के साथ लिख लेंगे। तो जो आएगा प्रोडक्ट वो होता है एलसीएम। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 175। अब इसके बाद टॉपिक जो आता है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम में रिलेशन। तो अगर हमारे पास दो नंबर इफ़ a, b आर टू रियल नंबर, अगर, और ये रियल नंबर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। अगर a, b, a और b हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ ऑफ ए बी और मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी के इक्वल होगा। अगर हम, लेकिन ये फॉर्मूला केवल दो नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर के लिए इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम 3 नंबर्स के लिए यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए एक और फार्मूला है जो आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के लास्ट पेज में वो फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक 25 है एक 75 है, ये हमारे पास दो नंबर हैं और सबसे पहले हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 25 का जो फैक्टर होगा वो 5 × 5 होगा और 75 का जो फैक्टर होगा वो 3 × 5 आएगा। अब इसमें एक कॉमन जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा और जो बचे हुए टर्म हैं 3 × 5 ये हो जाएगा एलसीएम। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आएगा एचसीएफ हो जाएगा 25 और एलसीएम आएगा
75। अगर हम 75 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, दोनों नंबर के इक्वल आएगा मल्टीपल के, तो यानी ये 75 और 25 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a की वैल्यू है 25 और b की वैल्यू है 75, तो यहाँ से ये हो गया वेरीफाई। तो अगर हमारे पास दो नंबर गिवन हो, ठीक है, और एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ फाइंड करना हो, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।